हेलो गाइज, वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम टू कॉन्सेप्ट बूस्टर। गाइज, आप समझ ही चुके होंगे कि आज हम बात करने जा रहे हैं एक सुपर डुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक की, वन ऑफ द मोस्ट वाइटल टॉपिक्स फॉर योर क्लास 12th बोर्ड्स, जेईई मेन, एडवांस, नीट एंड डिफरेंट अदर मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके गाइज, तो बेटा आज हम बात करने जा रहे हैं बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन्स की। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप एमीन्स चैप्टर को पढ़ रहे हो और अपने बेसिक स्ट्रेंथ को छोड़ करके बाकी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं तो भी बेटा आप सिर्फ 60% चैप्टर को ही कवर किए हो, बाकी 40% चैप्टर आपके अभी भी बचे हुए हैं। तो मैंने पढ़ाते हुए ऐसा देखा है कि बेसिक स्ट्रेंथ के अंदर जो ऑर्डर्स आते हैं, जो एक्वस फेज के अंदर जो एक्सेप्शनल ऑर्डर्स आते हैं, उनको बच्चे याद तो कर लेते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन उनके पीछे छुपे हुए लॉजिक्स को कहीं ना कहीं वो इग्नोर करते हैं। तो गाइस, आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस टॉपिक को, इस लॉजिक को आपके सामने एक सिंपल से लैंग्वेज में, सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में प्रेजेंट किया जाए। ओके गाइस, अब आइए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। और गाइस, एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा शुरू से एंड तक देखना ताकि आपको इसका 100% फायदा मिले। ओके गाइस, तो पहले हम बात करेंगे कुछ इंट्रोडक्शन की, उसके बाद हम बात करेंगे कुछ एमोनिया वर्सेस एलिफेटिक एमीन्स की, और उसके बाद अपन बात करेंगे एमोनिया वर्सेस एराइल एमीन्स, उनके बीच में कंपैरिजन, और उसके बाद में अपन बात करेंगे इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि जब एनिलीन्स के अंदर हम कुछ छेड़खानी करेंगे, यानी कि उसमें कुछ ग्रुप्स को अटैचमेंट करेंगे तो उसके बेसिसिटी पर क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, और सबसे लास्ट में हम कोशिश करेंगे बात करने की ग्वानाडाइन, जो कि एक कुछ एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग बेसिस में माना जाता है। ठीक है गाइस, तो आइए शुरू करते। तो गाइस, हम बात करने जा रहे हैं बेसिसिटी ऑफ अमाइंस की। आप मेरे को एक बात बताइए कि बेस क्या होते हैं। तो लुईस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर आप बात करो, बेसेस आर द स्पीसीज विच आर कैपेबल ऑफ डोनेटिंग एटलीस्ट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कोई ऐसा स्पीसीज जो कि एक लोन पेयर को डोनेट करने की कैपेबिलिटी रखता है। ठीक है गाइस, तो कोई स्पीसीज को आप एक स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि अच्छा बेस कब बोलोगे? गाइस, इसको नोट करें, एक अच्छा बेस होने के लिए, एक स्ट्रॉन्ग बेस होने के लिए एक स्पीसीज को दो कंडीशंस सेटिस्फाई करने होंगे। एक स्ट्रॉन्ग बेस होने के लिए एक स्पीसीज को दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होगा। पहला कंडीशन ये है कि इट शुड बी एबल टू डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली। मतलब ये कि उसके पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की अवेलेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शुड बी मोर। आप खुद ही सोचिए, कोई स्पीसीज कब इलेक्ट्रॉन दे पाएगा? तब ना देगा जब उसके पास में इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी हो। अब सेकंड कंडीशन ये है, एंड द सेकंड कंडीशन इज एक्चुअली मोर इंपॉर्टेंट। वो ये है कि द स्पीसीज फॉर्म्ड आफ्टर डोनेटिंग द लोन पेयर शुड बी स्टेबलाइज्ड। मतलब इलेक्ट्रॉन देने के बाद में किसको देगा? एक प्रोटॉन को देगा। इलेक्ट्रॉन देने के बाद में जो स्पीसीज बनेगा वो स्पीसीज स्टेबलाइज्ड होना चाहिए। मतलब कि उसका कॉन्जुगेट एसिड जो होगा वो किसी भी तरह से स्टेबलाइज्ड होना चाहिए। इट शुड बी स्टेबलाइज्ड। आप खुद सोचिए, कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन कब देगा? तब देगा जब उसको फील हो, जब उसको रियलाइज हो कि इलेक्ट्रॉन्स देने के बाद मेरे को स्टेबिलिटी मिल रही है, तब ना देगा। ठीक है गाइस, तो आइए स्टार्ट करते हैं अमोनिया वर्सेस एमीन्स के बीच में, यानी कि एलिफेटिक एमीन्स को, जिनके अंदर हम ये कंपेयर करेंगे कि अमोनिया और एलिफेटिक एमीन्स में कौन ज्यादा बेसिक होता है और क्यों। ओके गाइस, तो हम देखने जा रहे हैं अमोनिया और एलिफेटिक एमीन्स के बीच में कौन ज्यादा बेसिक होते हैं। ठीक है गाइस, तो हमने आपसे बात करी कि बेसिसिटी चेक करने के लिए आप क्या करेंगे? दोनों स्पीसीज पे इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी को चेक करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। दिस इज योर अमोनिया, इसके पास में एक लोन पेयर है
और ये रहा आपका एलिफेटिक अमीन। ठीक है, अब खुद देखें अमोनिया के ऊपर ये जो लोन पेयर्स है इनकी डेंसिटी ठीक ठाक है, लेकिन आप अमीन्स को जरा ध्यान से देखें, इसमें ये जो R यानी कि एल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, दीज आर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। ये क्या होते हैं? दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। क्यों? ड्यू टू देयर प्लस आई इफेक्ट। तो होता कुछ ये है, प्लस आई इफेक्ट के वजह से दे पुश द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑनटू नाइट्रोजन, जिसके वजह से क्या होगा, नाइट्रोजन पे ये जो लोन पेयर दिख रहा है इसकी डेंसिटी काफी बढ़ जाएगी। तो इसके ऊपर लोन पेयर्स की डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से अमोनिया के कंपैरिजन में ये आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को देगा, यानी कि दीज आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। लेकिन मैंने आपसे कहा है कि दूसरा कंडीशन भी आपको सेटिस्फाई करना होगा। क्या? वो ये है, आप दोनों को प्रोटोनेट करवा दें, इसको भी आप एक H+ दे दें। होगा क्या? इस N और H के बीच में एक नया बॉन्ड बनेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका अमोनियम आयन में। और इसका रिएक्शन अगर आप H+ के साथ करवाते हैं, ये लोन पेयर विल अटैक दिस H+। तो होगा कि R, ये जो N और H के बीच में एक नया बॉन्ड बनेगा, सो ये कन्वर्ट हो जाएगा NH3+ और इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो मतलब ये हुआ अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड और ये हुआ इसका कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, तो गाइस देखिए जरा, यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, क्या इसको न्यूट्रलाइज करने वाला कोई है? कोई नहीं है। लेकिन हालांकि यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, ये इस एल्काइल ग्रुप की प्लस आई के वजह से, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट के वजह से कुछ हद तक ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यानी कि इसके कंपैरिजन में ये जो स्पीसीज दिख रहा है दिस इज मोर स्टेबल, यानी कि ये जो एमीन्स होते हैं दीज आर स्ट्रॉन्ग बेसिस देन अमोनिया। ठीक है, आया गाइस समझ में? आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। ओके गाइस, तो अब तक हम ये जान चुके हैं कि जो एलिफेटिक एमीन्स होते हैं वो अमोनिया के कंपैरिजन में मोर बेसिक होते हैं। ठीक है गाइस, तो आइए कंपेयर करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन्स के रिलेटिव बेसिसिटीज को। ठीक है, यहां पर भी हम सेम वही काम करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो RNH2 ये हो गया आपका 1 डिग्री अमीन। RN ये हो गया आपका सेकेंडरी अमीन। और इस नाइट्रोजन के साथ अगर तीनों एल्काइल ग्रुप्स को आप अटैच कर दे तो ये हो जाएगा आपका टर्शियरी अमीन्स। अब देखिए जरा, हम पहले ये चेक करेंगे कि कौन से नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे हाई है। ठीक है, आप देख रहे हो कि इन केस ऑफ प्राइमरी अमीन, इस नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली देयर इज 1 एल्काइल ग्रुप अटैच्ड। तो होगा क्या, ये एल्काइल ग्रुप जो है अपनी प्लस आई के वजह से इस नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। मतलब अगर सेकेंडरी अमीन्स को देखो, यहां पर ये दो एल्काइल ग्रुप्स का प्लस आई काम करेगा, मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी इसके कंपैरिजन में भी ज्यादा होगा। और अगर आप टर्शियरी अमीन्स को देखें, इसके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी क्या होगा, तीनों एल्काइल ग्रुप्स के वजह से यहां पर एक कमाल का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा। मतलब कि यहां तक ये लग रहा है कि टर्शियरी अमीन्स आर मोर बेसिक। आइए इनके कॉन्जुगेट एसिड्स को बनाते हैं और उनके रिलेटिव स्टेबिलिटीज को कंपेयर करते हैं। ठीक है गाइस, तो इसका रिएक्शन जब अपन H+ के साथ करवाएंगे, आप ये पाएंगे कि ये लोन पेयर अटैक करेगा यहां पर और ये कन्वर्ट हो जाएगा RNH3+। इसको अपन जरा ओपन करके लिखते हैं। तीनों हाइड्रोजन्स को कुछ इस तरह से ओपन करते हैं। ठीक है, इसका रिएक्शन भी जब अपन कराएंगे H+ से, हम ये पाएंगे कि यहां पर कुछ इस तरह का बनेगा RNR, और जो दो हाइड्रोजन्स थे हम उनको इस तरह से दिखाते हैं और इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज।
अब इसका भी जब H प्लस के साथ रिएक्शन होगा कुछ ऐसा बनेगा, कैसा, R और यहां पर आ जाएगा एक हाइड्रोजन एंड दिस इज योर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है गाइस, ठीक है। तो आइए कंपेयर करते हैं इन तीनों की स्टेबिलिटीज को। आप क्लियर देख पा रहे हो कि इन केस ऑफ द अमोनियम आयन फॉर्म फ्रॉम द प्राइमरी अमीन, इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कराने वाला कौन है? ये एक ही एल्काइल ग्रुप है जो प्लस आई के वजह से इस पॉजिटिव चार्ज को मिनिमाइज करेगा। सेकेंडरी को आप देखें, इस वाले पॉजिटिव चार्ज को दो एल्काइल ग्रुप्स मिल करके ये पॉजिटिव चार्ज को मिनिमाइज करेंगे, मतलब कि ये जो होगा इसके कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल माना जाएगा। और टर्शियरी अमीन्स के केस में जो अमोनियम आयन बन रहा है, इस पॉजिटिव चार्ज को ये तीनों एल्काइल ग्रुप्स मिल करके अपना प्लस आई के वजह से इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे और ये मतलब कमाल का स्टेबलाइज हो जाएगा, मतलब ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ तक आपने ये देखा कि हमें जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर एक्सपेक्ट हो रहा है वो ये है कि सबसे मोस्ट बेसिक होना चाहिए टर्शियरी, देन आफ्टर आना चाहिए सेकेंडरी, देन आफ्टर आना चाहिए प्राइमरी। लेकिन गाइस अनफॉर्चुनेटली दिस ऑर्डर इज ओनली ट्रू ओनली इन केस ऑफ वेपर फेज। ये कब सही है? दिस इज इन केस ऑफ वेपर फेज, यानी कि जब एमीन्स गैसियस फेज में होते हैं तब ये ऑर्डर सही होता है। ठीक है गाइस, लेकिन गाइस अगर हम एमीन्स को एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कंसीडर करें तो कहानी कुछ और होती है। ठीक है गाइस, तो यहां तक एक तरह से आप ये बोल सकते हो कि इन केस ऑफ वेपर फेज में जो द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन्स इज कंट्रोल्ड ओनली बाय इंडक्टिव इफेक्ट्स। तो यहां पर आपने ये देखा कि जो बेसिक स्ट्रेंथ अपने को मिला ये कैसे मिला? ये इंडक्टिव इफेक्ट से ना प्लस आई के इफेक्ट से ना हम एक्सप्लेन किया। ठीक है गाइस, तो आइए देखते हैं कि जब हमने एक्वस सॉल्यूशन को कंसीडर किया तो क्या रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है गाइस, ओके गाइस, तो हमें कंपेयर करना है इन तीनों बेसिस का बेसिक स्ट्रेंथ इन केस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है गाइस, तो एक बार के लिए इनका ऑर्डर मैं आपको बता देता हूं, फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है गाइस, एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है कि इन तीनों बेसिस का जब आपका मिथाइल ग्रुप से कनेक्टेड हो, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी के केस में, ये जो सेकेंडरी अमीन्स आपको दिख रहे हैं, ये जो सेकेंडरी अमीन्स, दीज आर योर मोस्ट बेसिक। फिर किसका नंबर आता है? ये जो प्राइमरी एल्काइल ग्रुप्स हैं ये आपके क्या होते हैं? ये आते हैं दूसरे नंबर पर। और जो टर्शियरी अमीन्स दिख रहे हैं ये होते हैं आपके लीस्ट बेसिक, मतलब जो ओवरऑल ऑर्डर मिला ये हो जाएगा सेकेंडरी, देन आफ्टर प्राइमरी, देन आफ्टर टर्शियरी। ठीक है गाइस, और अगर आपको प्रूफ चाहिए तो आप इनके पीकेबी वैल्यूज को भी कंपेयर कर सकते हैं। इसका पीकेबी वैल्यू कुछ तो होता है 3.38 के आसपास, इसका होता है कुछ 3.27 के आसपास, और इस टर्शियरी वाले का होता है 4.22 के आसपास। और आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो आपको पता होना जरूरी है कि जो जितना ज्यादा बेसिक होता है उसकी पीकेबी वैल्यू उतनी कम होती है। ठीक है गाइस, तो अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब इनके अंदर आप कंपेयर करो, ऐसा पाया जाता है यहां पर भी जो सेकेंडरी अमीन्स होते हैं ये सबसे मोस्ट बेसिक होते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं ये जो टर्शियरी अमीन्स होते हैं, और सबसे लास्ट मतलब सबसे पुअर बेसिस कौन होते हैं? ये जो प्राइमरी अमीन्स। तो गाइस हमें यह समझना है कि आखिरकार सेकेंडरी वाले जो है, जो कि बीच में आना चाहिए, वो सबसे ज्यादा बेसिक कैसे हो गया। और ये भी हम देखेंगे कि जब हम एल्काइल ग्रुप्स को चेंज कर रहे हैं, यानी कि मिथाइल, इथाइल या फिर कुछ अदर ग्रुप्स को कनेक्ट करेंगे, ये जो प्राइमरी और टर्शियरी हैं इनके पोजीशंस कैसे चेंज हो जाते हैं। ठीक है, और इनको याद करने के लिए आप एक छोटा सा निमेनिक याद रखें। ये होते हैं आपके 2, 1, 3,
213 और ये आपके हो जाएंगे 231 यानी कि 231। मतलब जब एल्काइल ग्रुप्स छोटे होंगे, इफ द एल्काइल ग्रुप्स आर स्मॉल, ये नंबर भी क्या होगा, स्मॉल 213। और इफ द एल्काइल ग्रुप्स आर बिगर, इथाइल वाले, तो ये नंबर भी क्या होगा, बिगर 231। ठीक है गाइस, तो आइए गाइस इनके पीछे के लॉजिक्स को समझते हैं। ठीक है गाइस, तो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर इनके बेसिक स्ट्रेंथ्स को कंपेयर करने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है, द स्टेबिलिटीज ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट एसिड्स। मतलब यहां पर हम इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी की अवेलेबिलिटीज को चेक नहीं करेंगे, किसको चेक करेंगे, उनके करस्पॉन्डिंग जो एमोनियम आयंस यानी कि कॉन्जुगेट एसिड्स बनेंगे उनके स्टेबिलिटीज को। मतलब ये दिस इज योर प्राइमरी एमीन, इसका रिएक्शन अपन कराएंगे एसिड के साथ, तो ये बनेगा कुछ RnH3 पॉजिटिव। जब सेकेंडरी एमीन्स का रिएक्शन अपन करवाएंगे एसिड के साथ, तो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा RnHH और पॉजिटिव। और जब टर्शियरी एमीन के साथ अपन करवाएंगे एसिड का रिएक्शन, तो हम ये पाएंगे कुछ ऐसा बनेगा NR और यहां पर H पॉजिटिव। ठीक है गाइस, तो ऐसा देखा गया कि इन केस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन द बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन, द बेसिसिटी डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटीज ऑफ देयर कॉन्जुगेट एसिड्स। मतलब कि इन केस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन के केस में इनकी जो बेसिसिटी ऑफ अमाइंस होते हैं, बेसिसिटी डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करता है, द स्टेबिलिटी ऑफ देयर कॉन्जुगेट एसिड्स। मतलब कि जिसका कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट एसिड जितना स्टेबल होगा वो उतना ज्यादा बेसिक माना जाएगा। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है एक्वस सॉल्यूशन में, इट डिपेंड्स ऑन योर द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट एसिड्स एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट एसिड, ये अगेन 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। कौन कौन से हैं वो फैक्टर? प्लस आई, इंडक्टिव इफेक्ट, नंबर 2 एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेशन या फिर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन या फिर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तीनों एक ही है, इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, और तीसरा जो फैक्टर है वो है आपका स्टेरिक हिंड्रेंस। तीनों को एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है गाइस, तो इसकी जो बेसिसिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है? द स्टेबिलिटी ऑफ देयर कॉन्जुगेट एसिड्स and the stability of the conjugate acid, it again depends on 3 factors, that is your plus I effect, then solvation या फिर extent of hydrogen bonding and steric hindrance। तो आइए गाइस एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट को। तो गाइस अगर इन तीनों का स्टेबिलिटी को अपन कंपेयर करें ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई इफेक्ट, तो होगा ये, आप यहां पर क्लियर देख पा रहे हो कि इन केस ऑफ द अमोनियम आयन रिजल्टिंग फ्रॉम द प्राइमरी एमीन, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको स्टेबिलाइज करने के लिए सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप है, मतलब सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप अपने प्लस आई के वजह से इसको स्टेबिलाइज करेगा। ठीक है, अब सेकेंडरी को देखते हैं। सेकेंडरी एमीन से जो अमोनियम आयन बना, इसको मिनिमाइज करने के लिए दो एल्काइल ग्रुप्स का प्लस आई काम करेगा, जिसके वजह से ये जो होगा ये इसके कंपैरिजन में मोर स्टेबल होगा। तो ये इसके कंपैरिजन में तो क्या होता है, मोर स्टेबल। लेकिन अगर आप टर्शियरी एमीन्स की बात करो, इससे जो बनने वाला कॉन्जुगेट एसिड है ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ये तीनों एल्काइल ग्रुप्स मिलकर के
ये पॉजिटिव चार्ज को ना के बराबर कर देंगे। ठीक है गाइस, तो मतलब ये कि अगर हम सिर्फ प्लस आई इफेक्ट के बेसिस में डिसाइड करें तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जो है वो क्या आना चाहिए, टॉर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। मतलब ये कि अगर बेसिक स्ट्रेंथ सिर्फ इंडक्टिव पे डिपेंड करता तो रिजल्टिंग जो बेसिक ऑर्डर आता वो क्या आता, टॉर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। ठीक है गाइस, तो आइए देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अब देखिए जरा, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जब ये अमोनियम आयंस बन जाएंगे तो क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। मतलब कि ये जो हाइड्रोजन एटम्स हैं दीज आर इन्वॉल्व्ड इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल्स। दीज आर OH2, these are involved in hydrogen bonding with water molecules। तो इसके साथ भी ऐसा ही होगा। तो ये जो हाइड्रोजन्स होते हैं ये क्या होंगे, वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो गाइज आपको ये तो पता होगा कि जो जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा, जितना सॉल्वेटेड होगा वो उतना स्टेबल माना जाएगा। तो मतलब कि आप क्लियर देख पा रहे हो, प्राइमरी अमीन्स के केस में जो अमोनियम आयन बना इसको 3 वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंड किए हुए हैं। मतलब कि हियर 3 हाइड्रोजन एटम्स आर अवेलेबल फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां पर केवल 2 ही हाइड्रोजन्स अवेलेबल है फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन टॉर्शरी के केस में देयर इज ओनली 1 हाइड्रोजन विच इज अवेलेबल फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मतलब कि जो प्राइमरी अमोनियम आयन यहां पर बना इसके अंदर 3 हाइड्रोजन्स आर अवेलेबल फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां पर केवल 2 और यहां पर केवल 1 ही हाइड्रोजन अवेलेबल है। मतलब ये कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, the primary ammonium ions are most stable and hence these primary amines are most basic। और ये जो टॉर्शरी है ये सबसे बुरा बेस माना जाएगा। तो मतलब ये कि ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो बेसिक स्ट्रेंथ अपने पास निकल करके आ रहा है वो ये है प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन आफ्टर टॉर्शरी। मतलब कि अगर इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे डिपेंड करे तो एक्सपेक्टेड बेसिक स्ट्रेंथ ये आना चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं, तो आप नोट करें जरा, ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई और सॉल्वेशन को आपने जब देखा आपने ये पाया कि बोथ दिस कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर द सेकेंडरी अमीन्स। मतलब कि ये प्लस आई और सॉल्वेशन या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये दोनों केसेस सेकेंडरी अमीन्स के लिए मोस्ट सुइटेबल है। मतलब कि सेकेंडरी बेसिस के सेकेंडरी अमोनियम आयन को आप देखिए जरा, इसके अंदर 2 एल्काइल ग्रुप्स होने की वजह से यहां पर प्लस आई भी ठीक ठाक काम कर रहा है और 2 हाइड्रोजन्स होने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी ठीक ठाक सा काम कर रहा है। मतलब कि ये जो सेकेंडरी अमीन्स होंगे दीज आर द मोस्ट बेसिक। मतलब ये जो सेकेंडरी वाले होंगे दीज आर क्या होंगे, मोस्ट बेसिक। लेकिन वहीं अगर आप टॉर्शरी को देखें, इंडक्टिव के मामले में टॉर्शरी तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात आई तो टॉर्शरी क्या हो गया, सबसे खराब। लेकिन जब आप सॉल्वेशन को देखो, सॉल्वेशन के केस में प्राइमरी जो होता है वो काफी बढ़िया काम करता है क्योंकि 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से। लेकिन जब इंडक्टिव की बात आई तो प्राइमरी सबसे पीछे चला जाता है। क्यों? यहां पर केवल 1 एल्काइल ग्रुप होने की वजह से। ठीक है गाइस, आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि जो सेकेंडरी वाले होते हैं वो क्यों डोमिनेट कर जाते हैं। लेकिन गाइस अब ये कैसे डिसाइड किया जाए कि कब प्राइमरी आगे आएगा और कब टर्शरी? सो ये हम डिसाइड करेंगे इस स्टीरिक हिंड्रेंस से। तो गाइस आप ध्यान से सुने जरा, व्हेन द एल्काइल ग्रुप्स आर स्मॉल, जब ये एल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं, स्मॉल, लाइक मिथाइल ग्रुप्स, तो आप बताइए
अगर यहां पर आप मिथाइल को कनेक्ट कर दें, अगर मैं यहां पर एक छोटा सा मिथाइल ग्रुप को कनेक्ट कर दूं, तो क्या ये मिथाइल ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स को हिंडर करेगा? मतलब जब ये वाटर मॉलिक्यूल्स अप्रोच कर रहे होंगे तो क्या ये मिथाइल ग्रुप रुकावट पैदा करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये बेचारा छोटा सा मिथाइल है, ये नहीं रुकेगा, मतलब कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को आसानी से अलाउ करेगा। आप ये बताइए मेरे को फिर, तो क्या ये एक बढ़िया सा प्लस आई शो करेगा? जी नहीं। क्यों? छोटा सा अल्काइल ग्रुप है, आपको पता होगा कि जितना अल्काइल ग्रुप का साइज जितना बड़ा होगा प्लस आई उतना अच्छा काम करता है, और क्योंकि ये छोटा सा अल्काइल ग्रुप है यहाँ पर प्लस आई इतना बढ़िया काम नहीं करेगा। तो मतलब हमने ये पाया कि इन केस ऑफ प्राइमरी अल्काइल ग्रुप्स, मतलब इफ द अल्काइल ग्रुप्स आर स्मॉल लाइक मिथाइल ग्रुप्स, the stabilization of the ammonium ions is mainly due to solvation और hydrogen bonding। मतलब अगर ये अल्काइल ग्रुप्स छोटे होंगे, मतलब लाइक मिथाइल ग्रुप्स, तो इनकी जो स्टेबिलिटी आएगी वो किसके वजह से आएगी? मेनली हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आएगी। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हिंडर नहीं करेंगे, प्लस आई की वजह से नहीं आएगा। तो मतलब कि आप देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेशन इफेक्ट हु इज मोर बेसिक? प्राइमरी एमीन्स आर मोर बेसिक ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेशन। तो इसीलिए जब अल्काइल ग्रुप्स आर स्मॉल लाइक मिथाइल ग्रुप्स, तो प्राइमरी एमीन्स आर मोर बेसिक देन टर्शियरी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब देखते हैं कि if the alkyl groups are bigger, if the alkyl groups are bigger like ethyl, isopropyl, जब alkyl groups are bigger then आप मेरे को ये बताइए कि यहाँ पर अगर मैं बड़ा सा इथाइल ग्रुप को लगा दूं, क्या ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को परमिट करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? ये बड़ा अल्काइल ग्रुप होने की वजह से ये वाटर मॉलिक्यूल्स जब आएंगे इनकी तरफ तो ये इनको रिपेल करेंगे, हिंडर करेंगे। मतलब कि इफ द अल्काइल ग्रुप्स आर बिगर देन यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्टिवली काम नहीं करेगा। तो आप ये बताइए, इफ द अल्काइल ग्रुप्स आर बिगर, तो क्या यहाँ पर प्लस आई बढ़िया काम करेगा? जी हाँ। इन केस ऑफ इथाइल ग्रुप्स या फिर कुछ बड़े अल्काइल ग्रुप्स के केस में प्लस आई जो होगा वो काफ़ी अच्छा काम करेगा। मतलब कि इन केस ऑफ बिगर अल्काइल ग्रुप्स, इफ द अल्काइल ग्रुप्स आर बिगर, तो उस केस में इनका जो स्टेबिलिटी होगा, स्टेबिलाइजेशन आएगा, दैट मेनली अराइजेस ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, नॉट ड्यू टू सॉल्वेशन। तो आप देखिए जरा, ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई किसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होता है? टर्शियरी। तो इसीलिए जब हमने बड़ा अल्काइल ग्रुप्स को लगाया तो टर्शियरी एमीन्स आर मोर बेसिक देन प्राइमरी, क्योंकि यहां पर जो स्टेबिलिटी आती है वो किसके वजह से आती है? वो मेनली इंडक्टिव से आता है। और टर्शियरी के केस में 3 अल्काइल ग्रुप्स होने की वजह से यहां पर कमाल का इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है। ठीक है, ठीक है गाइस, आई होप यहां तक आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि ये ऑर्डर्स क्यों आते हैं और कैसे आते हैं। ठीक है गाइस, तो आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। ओके गाइस, तो अब हम कंपेयर करेंगे अमोनिया और एरोमेटिक एमीन्स के बीच में कौन सा ज़्यादा बेसिक होता है। तो हमें बेसिकली ये देखना पड़ेगा तो किसके पास में लोन पेयर्स की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी और लोन पेयर्स को डोनेट करने के बाद यानी कि प्रोटोनेशन होने के बाद कौन ज़्यादा स्टेबल स्पीसीज को फॉर्म कर रहा है। ठीक है गाइस, तो आइए देखते हैं। तो अगर मैं अराइल अमीन्स की बात करूं, दिस इज योर एनिलीन एंड दिस इज योर अमोनिया, जिसका कुछ पिरामिडल शेप होता है। ठीक है गाइस, तो अब देखिए जरा, यहां पर अमोनिया के केस में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ठीक ठाक है, लेकिन अराइल अमीन्स के केस में आप नोट करें पहले, जो एरोमेटिक अमीन्स होते हैं दे आर लेस बेसिक देन
अमोनिया। क्यों? दिस इज ड्यू टू 3 मेन रीजंस। पहला ये है, आप देखिए जरा, यहां पर जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है ये अंदर की तरफ आएगा, मतलब ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। और क्योंकि दिस लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, क्योंकि ये लोन पेयर रेजोनेंस में बिजी हो जाता है, तो दिस लोन पेयर इज लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन टू द प्रोटॉन। ठीक है गाइस, जबकि इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो पहला रीजन ये था कि ड्यू टू रेजोनेंस these lone pair of electrons are involved in conjugation with the pi electrons of the benzene ring, जिसके वजह से ये प्रोटोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं होते या फिर लेस अवेलेबल होते हैं। ठीक है, दूसरा रीजन आप ये देखें, एनिलीन के केस में ये जो कार्बन एटम है, दिस इज योर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, मतलब कि ये जो नाइट्रोजन है ये एक sp2 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, ये एक sp2 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। और आपको पता होगा कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के केस में s कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से ये sp2 कार्बन्स क्या होते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, जिसके वजह से दिस कार्बन ऑल्सो इट विल विथड्रॉ सम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द नाइट्रोजन। ठीक है, तो जिसके वजह से ये लोन पेयर जो है इसकी अवेलेबिलिटी और भी कम हो जाएगी। ठीक है गाइस, तो देखते हैं कि अगर इन दोनों का हम प्रोटोनेशन करवाते हैं, सिर्फ एनिलीन का प्रोटोनेशन करवाते हैं, तो क्या ये एक स्टेबल स्पीसीज को फॉर्मेशन करेगा? तो आइए देखते हैं। तो इस एनिलीन का जब अपन प्रोटोनेशन करवाएंगे तो होगा क्या, जो NH2 ग्रुप था वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा NH3+ में। अब देखिए जरा, अगर आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ड्रॉ करेंगे, आप ये पाएंगे कि इसका जो है एनिलीन का जो है, देयर आर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, जबकि अगर आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो आप ये पाएंगे कि इस पाई बॉन्ड को यहां, इसको यहां और इसको यहां पहुंचा दें तो आपके पास में कुछ ऐसा बनता हुआ दिखेगा, NH3+। क्या इन दोनों के अलावा कोई और स्ट्रक्चर पॉसिबल है? जी नहीं। तो आपने ये देखा, जो एनिलीन जो होता है दिस इज स्टेबलाइज्ड बाय 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, जबकि जो एनिलीनियम आयन बना प्रोटोनेशन के बाद दिस इज स्टेबलाइज्ड बाय ओनली 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और ये आपको पता होना जरूरी है कि द ग्रेटर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स द ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी। मतलब कि हमने ये पाया कि जो एनिलीन था दिस इज मोर स्टेबल देन दिस एनिलीनियम आयन। तो आप खुद ही बताइए, जो एनिलीन है क्या वो ऐसा करना चाहेगा कि एक लोन पेयर को डोनेट करके एक लेस स्टेबल स्पीसीज में कन्वर्ट होना चाहेगा? जी नहीं। तो क्योंकि ये लोन पेयर को नहीं डोनेट करेगा, इसीलिए ये क्या होता है, एक पोर बेस होता है। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं आखिरी सेगमेंट, हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन बेसिसिटी ऑफ अमीन्स। मतलब कि अगर इस एनिलीन के अंदर हम कुछ छेड़खानी करेंगे, यानी कि कुछ ग्रुप्स को अगर अटैच करेंगे तो उनके बेसिक स्ट्रेंथ पर क्या असर पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो आइए देखते हैं। इसके लिए हमें 3 एग्जांपल्स की जरूरत पड़ेगी। ये रहा आपका एक नॉर्मल सा एनिलीन, ये भी रहा आपका एनिलीन, ये भी आपका एनिलीन। एक मॉलिक्यूल को ऐसा ही रहने देते हैं, दूसरे मॉलिक्यूल्स पर क्या करते हैं, इस पे एक OCH3 यानी कि मेथोक्सी ग्रुप को कनेक्ट कर देंगे, और दूसरे मॉलिक्यूल पे क्या करेंगे, यहाँ पर एक नाइट्रो ग्रुप को कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आप बताइए ज़रा, अगर इसको मैं A मान लूँ, इसको B मान लूँ, इसको C मान लूँ, इनका बेसिक ऑर्डर, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा? ठीक है, तो फिर से हम वही फंडा लगाएंगे
कि नाइट्रोजन पे ये जो लोन पेयर है वो कितना अवेलेबल है। ठीक है, अब देखिए जरा, एनिलीन के केस में ये लोन पेयर जितने भी अवेलेबल हैं उसको अपन रेफरेंस मान लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जरा, यहां पर ये जो OCH3 है ये एक किस टाइप का ग्रुप है, ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से ये क्या करेगा, इट पुशेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनटू द रिंग, ये रिंग को खींचेगा, रिंग के अंदर पुश करेगा और रिंग किसको देगा, नाइट्रोजन पे। मतलब अल्टीमेटली क्या होगा, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन इंक्रीजेस इसके कंपैरिजन में। तो मतलब कि ये जो होगा ये एनिलीन के कंपैरिजन में मोर बेसिक होगा। वहीं पर अगर आप नाइट्रो वाले केस को देखें, क्योंकि ये एक बढ़िया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने के वजह से ये क्या करेगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा एंड अल्टीमेटली क्या होगा, ये नाइट्रोजन से खींचेगा, जिसके वजह से आप पाएंगे कि एक तो पहले से ही इसके ऊपर लोन पेयर की डेंसिटी कम थी और नाइट्रोजन क्या कर रहा है, इसको खींच के उसको और भी कम कर रहा है। मतलब ये उससे भी बुरा बेस माना जाएगा। मतलब जो ओवरऑल बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आएगा, सबसे पहले नंबर पर आ जाएगा B, उसके बाद आ जाएगा A एनिलीन, उसके बाद क्या आ जाएगा C। तो हमने ये देखा, कंक्लूजन ये निकला कि attachment of electron donating groups, they increase the basic strength, and अगर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स को कनेक्ट कर दें, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, तो बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा, कम। मतलब अटैचमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स दे इंक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ एंड अटैचमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स क्या करते हैं, ये बेसिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं। ठीक है, ठीक है गाइस, आया समझ में? तो आई होप आज का लेक्चर आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो गाइस प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर सच में ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ही जाके आप लाइक करिए और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।